सो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। अगर आप सभी लोग को भी मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा को भी मजबूत बनाना है तो जैसा कि आप जानते होंगे कि 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं अलजेब्रा के पेपर या फिर ज्योमेट्री के पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर हम ओवरऑल वेटेज की बात करें सिर्फ 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की तो लगभग 14 मार्क्स तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 बी में 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, यानी 2-2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होते हैं। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 बी में आपको 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन कुल मिला के आपके 14 मार्क्स के कैरी करते हैं। तो सेम एक ऐसा वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है जिसमें चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इन 3 चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है, ये 3 चैप्टर्स के। तो आप जाके वीडियो सेक्शन में चेकआउट कर सकते हो। रिसेंट में ही हमने वो वीडियो को अपलोड किया था प्रीलिम सीरीज के अंदर, और आज मैं लेकर आया हूं उसी को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर से भी लिए गए हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट बुक से भी लिए गए हैं। तो जरूर से इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। अगर आप भी अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो जरूर से मेहनत करना। और अगेन जैसा कि मैंने बोला कि पूरा सिलेबस आपके लिए हमने पढ़ा रखा है, सारे वन शॉट वीडियोस भी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियोस भी अवेलेबल है। तो सारे वीडियोस को देख के सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। ज्यादा टाइम अभी फिलहाल में ऑनलाइन वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जितना रिकॉर्डेड वीडियोस को देखोगे उतना कम समय में आपका पढ़ के हो जाएगा। 1.5x की स्पीड 2x की स्पीड पे लगा के देख सकते हो। कम समय में फटाफट से समझ लो कंसेप्ट को और फिर सेल्फ प्रैक्टिस करो, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस जो इंसान करेगा वही आगे बढ़ेगा। सिर्फ देख के चले जाओगे, 8-8 10-10 घंटे का चीज देख के चले जाओगे और सोचोगे एग्जाम में आप लिख लोगे, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक आप खुद से उसको अपने हाथों से प्रैक्टिस ना करो, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, तो तब तक उस चीज का सॉल्यूशन नहीं निकलता। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि नहीं बच्चा। तो जरूर से मेहनत करना, वीडियोस को देखो, कंसेप्ट क्लियर करो, जहां अटक रहे हो वहां देख रहे हो, और सबसे ज्यादा अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स को उठाओ और अपने नोटबुक में प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और हमने एक न्यू स्लोगन शुरू किया है कि अब की बार 90 पार विथ JR ट्यूटोरियल्स। जरूर से कमेंट में स्पैम कर देना है कि यार इस बार तो मेहनत करना है और 90 पार करना है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे बोल रहे थे कि सर 90 तो आना मुश्किल है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यस, सभी लोग 90% ला सकते हैं, पॉसिबल है, बट उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और क्या ही पता कि 90% का टारगेट करके चल रहे हो, जहां आपके 60-70% आ रहे थे, सीधा सीधा आपके 85%, 80-85% आ जाएंगे। तो इंप्रूवमेंट अगर होगा तो जरूर से माइंड में रख के चलो ना, बड़ा गोल तो 90%, अब की बार 90 पार विद JR ट्यूटोरियल्स का नारा लगना चाहिए और आप लोग उसके हिसाब से मेहनत करनी चाहिए। सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस अवेलेबल है, देखना स्टार्ट कर दो 2x की स्पीड पे, ठीक है। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। तो हम आज चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2-2, 3-3 मार्क्स वाले देखने वाले हैं। तो देखो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी इसको हमने पहले भी पढ़ाया हुआ है आप लोग को, लेकिन फिर भी जो बच्चे न्यू है यहाँ पे, जो बच्चों को नहीं पता या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अभी प्रीलिम्स भी बच्चों के चल रहे हैं, तो उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी। तो फटाफट से यहाँ पे नजर घुमा लो। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या पूछता है कि एक अमित है, उसने परचेस किया 150 शेयर। कितना परचेस किया? 150 शेयर परचेस किया, जिसका फेस वैल्यू 100 रुपीज बोल रहा है और मार्केट वैल्यू जो है वो 120 रुपए यहां पे बोल के रखा है, ठीक है। कंपनी पेड द डिविडेंड एंड 15%, कंपनी ने कितना 15% का डिविडेंड पे किया है। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी ROI, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछने की संभावना काफी ज्यादा होती है। तो सबसे पहले हम गिवन में से, अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, तो सबसे पहले दिमाग लगाने क्या दिया है, अमित परचेस 150 शेयर, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिए हैं 150, उसका फेस वैल्यू, उसका मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें निकालना है, डिविडेंड रेट दिया है 15%। तो पहले तो दिमाग में डाल लो कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्मूला होता है, जो कि आप याद कर लो, रट्टा लगा लो, जो करना है कर लो, कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है टोटल डिविडेंड अपॉन द सम इन्वेस्टेड, यानी टोटल डिविडेंड कितना मिला उस व्यक्ति को अपॉन कितना पैसा उसने टोटल इन्वेस्ट किया है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, आपको रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, वो मुझे पता है कि अभी तक नहीं, लेकिन मैं पता लगा सकता हूं कैसे। अब यहां पे आप देखोगे कि मेरे पास नंबर ऑफ शेयर 150 है, मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है 120 रुपए, मार्केट वैल्यू 120 रुपए है। तो 150 शेयर और 120 रुपए का एक शेयर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा सम इन्वेस्टेड, यानी कितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है। तो नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, यानी 150 मल्टीप्लाई बाय 120 इज नथिंग बट 18,000 रुपीज, यानी फिलहाल में जितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो कितना है, 18,000 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट है डिविडेंड ऑन ईच। अब हर एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है, यहां पे बोल रखा है कि 15% मिल रहा है, तो यहां पे 15% कितने पे, फेस वैल्यू पे मिलता है। हमेशा याद रखना डिविडेंड जो होता है हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, जो शेयर का फेस वैल्यू होता है एक शेयर का उस पे मिलता है। तो कितना परसेंट है, 15% है, यानी 15/100 मल्टीप्लाई बाय द फेस वैल्यू, दैट इज नथिंग बट 100। तो 15/100 मल्टीप्लाई बाय 100 कैंसिल हो गया, यानी 15 रुपया क्या आ गया आप लोग को, डिविडेंड आ गया। तो एक शेयर का 15 रुपया है, तो टोटल कितने शेयर है, 150 शेयर है, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 15 करोगे, आ गया 2250, यानी जो टोटल डिविडेंड है वो इतना आ गया।
तो हमें मिल गया टोटल डिविडेंड, डाल दो टोटल डिविडेंड 2250। टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट हुआ है 18,000, जो हमने कैलकुलेट किया डाल दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, कैलकुलेट कर दोगे आ गया 12.5%। यानी कि जो हमें क्वेश्चन पूछा था कि कितना रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, तो वो मिल रहा है 12.5%। ठीक है, 12.5% मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लो और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके ले लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूपाली परचेस शेयर ऑफ मार्केट वैल्यू 300 रुपया। देखो ध्यान से, ब्रोकरेज रेट 0.5% है, परचेस वैल्यू शेयर का रूपाली का पूछा हुआ है, फाइंड द परचेस वैल्यू। परचेस वैल्यू मतलब खरीदने वाला प्राइस। अब देखो मार्केट वैल्यू 300 रुपया है, ब्रोकरेज रेट 0.5% दिया हुआ है, परचेस वैल्यू पता नहीं है, तो सबसे पहले ब्रोकरेज जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू कितना है ब्रोकरेज का, तो ब्रोकरेज का रेट 0.5 दिया है, यानी 0.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय जो उसका मार्केट वैल्यू चल रहा है 300 रुपया। कैलकुलेट करोगे 1.5 रुपीज आ गया, यानी कितना ब्रोकरेज देना पड़ा, 1.5 रुपया देना पड़ा ब्रोकरेज। ठीक है, अब परचेस वैल्यू शेयर का निकालना है, तो परचेस वैल्यू क्या होगा, यानी कितने में वो शेयर खरीदा, तो कितने में खरीदोगे, जो उसका मार्केट वैल्यू रहेगा वो प्लस उसके ऊपर आपने अगर कुछ ब्रोकरेज भरा है वो भी ऐड हो जाएगा, यानी मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, कभी भी परचेस वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन पूछता है ना तो प्लस करना, ठीक है ना, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज करना, हमेशा याद रखना। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। खरीदने वाला प्राइस, और अगर कोई सेलिंग प्राइस पूछेगा यानी बेचने वाला प्राइस अगर पूछेगा क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जब बेचोगे तो जो भी उसका मार्केट वैल्यू रहेगा वो तो मिलेगा, लेकिन उसमें से आपका ब्रोकरेज जितना रहेगा वो कट जाएगा, यानी माइनस होगा। तो मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज होता है व्हेन द क्वेश्चन आस्क्ड इज फॉर परचेस वैल्यू, एंड व्हेन द क्वेश्चन आस्क्ड इज फॉर सेलिंग प्राइस और सेलिंग वैल्यू, देन वी हैव टू सबट्रैक्ट फ्रॉम द मार्केट वैल्यू द ब्रोकरेज। ठीक है ना, तो यहां पे मार्केट वैल्यू 300 था, प्लस 1.5 रुपया कर दिया, आ गया 301 रुपया। उसी प्रकार का ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको सेलिंग प्राइस पूछा हुआ है। देखो कि एक शेयर को बेचा जा रहा है, मार्केट वैल्यू 2000 रुपया है उसका, ब्रोकरेज 0.5% का है, तो सबसे पहले आप ब्रोकरेज निकालोगे 0.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2000 का एक शेयर है, तो आ गया 10 रुपया, 10 रुपया उसका ब्रोकरेज है। अब वो चाहे सेलिंग प्राइस निकालो, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, मार्केट वैल्यू माइनस सेलिंग प्राइस, तो मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, तो मार्केट वैल्यू 2000 है, 10 रुपया ब्रोकरेज देना पड़ेगा ना, क्योंकि आप खरीदो चाहे बेचो, ब्रोकरेज तो अपना ब्रोकरेज लेगा ही। क्योंकि आप अगर स्टॉक मार्केट नहीं जानते होंगे, जैसे मैं स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट करते हैं कुछ पैसे को, कुछ स्टॉक खरीदते हैं हम लोग, तो जब हम खरीदते हैं तो भी पैसा देना पड़ता है ब्रोकरेज के पॉइंट में, और जब बेचते हैं तो भी ब्रोकरेज देना पड़ता है। तो यहां पे वो बेच रहा है, फिर भी उसको 10 रुपया ब्रोकरेज देना पड़ेगा, तो उसको 2000 का शेयर उसने बेचा, लेकिन मिला कितना, सिर्फ 1990 रुपया, यानी 10 रुपया कट के मिला। क्यों, 10 रुपया उसका ब्रोकरेज कट गया। समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन को देख लो, ऐसे दो टाइप के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में देखने मिल सकते हैं आप लोग को। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कि एमएस रियलिटी पेंट 2 टिन लस्टर पेंट बेच रहा है, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू है 3000 रुपया। क्या बोल रहा है, उस पेंट का टैक्सेबल वैल्यू 3000 रुपए, जीएसटी चार्ज 28% पे किया है, ठीक है, फाइन जीएसटी। चलो सबसे पहले टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 2 डब्बा बेच रहा है, एक डब्बे का कितना है 3000 है, तो 2 डब्बे का हो गया 6000। रेट ऑफ जीएसटी बोल रहा है 28% है, जीएसटी निकालना है, तो हमको पता है कि जीएसटी क्या होता है, रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई बाय द टैक्सेबल वैल्यू। तो रेट ऑफ जीएसटी 28%, टैक्सेबल वैल्यू कितना है 6000 रुपया है, तो 28% ऑफ 6000 है, 28 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6000 किया, आ गया 1680। कितना इजी क्वेश्चन है। देखो तो ऑलरेडी जो लास्ट ईयर के जो बच्चे थे ना 2025 में, लास्ट ईयर मतलब क्या, अभी जो साल बीता है 2025 वाला, उनके बच्चों को मैंने कई सारे ऐसे क्वेश्चंस कराया हुआ है। तो जो बच्चा अभी आखिरी मोमेंट पे मेरे साथ जुड़ा हुआ है, या फिर जो पहले से जुड़ा है, उनको तो पता ही है कि मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन जिन बच्चे अभी जुड़े हुए हैं उनको देख के समझ लेना है, और खासकर अभी प्रीलिम्स अगर आपके चल रहे होंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा इस चैप्टर्स को, 4, 5, 6 चैप्टर्स को क्लियर करने में। ठीक है, चलो और क्या बोल रहा है, कुरियर सर्विस एजेंट चार्ज ए टोटल 590 रुपीज टू कुरियर ए पार्सल फ्रॉम नासिक टू नागपुर। नासिक से नागपुर को कुरियर पहुंचाने के लिए 590 रुपया कुरियर सर्विस वाला चार्ज कर रहा है। टैक्स में लिखा हुआ है, इनवॉइस टैक्स जो होता है ना, पर्ची जो होती है, बिल, उसमें 500 रुपया लिखा है, जिसमें सीजीएसटी 45 रुपीज है, एसजीएसटी 45 रुपीज है। तो हमें क्वेश्चन ये पूछा कि जीएसटी कितना था, रेट ऑफ जीएसटी कितना था। तो पहली बात तो आपको पता है सीजीएसटी हो या फिर एसजीएसटी हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अगर यहां पे दिया है कि सीजीएसटी 45 है तो एसजीएसटी भी 45 हो जाएगा, तो 45 रुपीज हो गया। अब टोटल जीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, दोनों मिला के होता है टोटल जीएसटी। तो टोटल जीएसटी सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी करोगे, यानी 45 प्लस 45 90 रुपीज आ गया आपका जीएसटी। तो जब जीएसटी आपको पता चल गया तो रेट ऑफ जीएसटी निकाल सकते हो, क्योंकि रेट ऑफ जीएसटी जो होता है वो क्या होता है, टोटल जीएसटी अपॉन टैक्सेबल वैल्यू। याद है फॉर्मूला, याद रख लो। अगेन एक वीडियो ऐसा भी बनाया है मैंने, आप सर्च करो ऑल द फॉर्मूला लिस्ट ऑफ 10th मैथ्स ऑल फॉर्मूला लिस्ट बाय JR ट्यूटोरियल, ऐसा सर्च करना आपको मिलेगा। क्योंकि देखो हमारे चैनल पे 4500 से ज्यादा वीडियो, लगभग 5000 वीडियो प्रेजेंट है। वो वीडियो इतने इंपॉर्टेंट है कि देखो पुराने वीडियोस तो लोग भूल जाते हैं, लोग बोलते हैं अरे लाइव दो लाइव दो लाइव दो। भाई इतने सारे वीडियो बना के रखे, उसका क्या होगा भाई, वो बच्चा वीडियो देखे ना भाई, जैसे पिछले 3-4 साल से बच्चे देखते हैं हमारे वीडियो, सिर्फ वीडियो रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हैं,
अपने मन से कभी भी जब मन किया तब लगा के देखेंगे, 1.5 की स्पीड लगाएंगे, कम समय में देख के कंप्लीट करेंगे और फिर रिवाइज करेंगे बैठ के, फिर नोटबुक में सॉल्व करेंगे बैठ के। तो यार ऐसे बच्चे ना टाइम भी बचाते हैं और अपना सेल्फ प्रैक्टिस करके एग्जाम में टॉप करते हैं, 95-96% मार्क्स निकालते हैं वो लोग। तो कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द सेविंग ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ बाय वॉचिंग अवर लेक्चर वीडियोस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, सारी चीजें अवेलेबल करके रखी हुई है 5000 वीडियोस में, बस ढूंढने आना चाहिए। तो कोई भी टॉपिक पढ़ना है सर्च करो और आगे लिख दो बाय JR ट्यूटोरियल्स, आपको हमारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल जीएसटी अपॉन टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। टोटल जीएसटी मुझे पता है 90 है, टैक्सेबल वैल्यू कितना है? देखो क्लियर कट बोला है यहाँ पे, कितना है टैक्सेबल वैल्यू? 500। जो इनवाइस में लिखा रहता है वो आपका टैक्सेबल वैल्यू है। तो 90 अपॉन 500 मल्टीप्लाई बाय 100 करो, कैलकुलेशन किया 18% आ गया। यानी तो रेट ऑफ जीएसटी जो क्वेश्चन पूछा था कि रेट ऑफ जीएसटी क्या है, वो है 18%। कितना इजी क्वेश्चन था, देखो समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछने की संभावना काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लो, 3 मार्क्स से कैटेगरी के भी क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है कि रेडीमेड क्लोथ शॉपकीपर 5% डिस्काउंट दे रहा है 1000 रुपए के ड्रेस पे, 5% जीएसटी रिमेनिंग अमाउंट पे चार्ज कर रहा है। परचेस प्राइस क्या है? तो सबसे पहले प्रिंटेड प्राइस देख लो, ड्रेस का 1000 रुपया है, जो लिखा हुआ है ड्रेस का प्राइस वो 1000 रुपया है, डिस्काउंट 5% दे रहा है और जीएसटी लगा रहा है 5% का। तो डिस्काउंट 5% दे रहा है, तो 5% मतलब 5/100 कितने पे? 1000 पे दे रहा है, तो कितना हो गया? 50 रुपया। कैलकुलेट कर लिया, 5/100 मल्टीप्लाई बाय 1000, 50 रुपीज का क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। लेकिन टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा कि जो प्रिंटेड वैल्यू है माइनस डिस्काउंट होगा, वो उसके ऊपर टैक्स लगेगा ना। तो यानी कि 1000 में से 50 रुपया उसने डिस्काउंट दे दिया, तो बचा 950 रुपया, तो 950 के ऊपर टैक्स लगेगा। तो जीएसटी जो होगा 5% ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू, तो 5% ऑफ 950, ना कि 1000। याद रखना, कभी भी जो टैक्सेबल वैल्यू होती है वो होती है डिस्काउंट माइनस करने के बाद। तो 5/100 5% है ना जीएसटी यहाँ पे, तो 5% मल्टीप्लाई बाय 950 कैलकुलेट किया, आ गया 47.5 रुपया। यानी 47.5 रुपया एज ए मुझे क्या करना पड़ेगा? जीएसटी देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन पूछे कि परचेस प्राइस निकालो। परचेस प्राइस क्या होता है? जितना उसका टैक्सेबल वैल्यू है प्लस जीएसटी जितना भरा है वो उसका परचेस प्राइस होगा ना, खरीदने का प्राइस। तो 950 रुपया तो खरीदने का प्राइस था ही, क्योंकि 1000 रुपए का था, 50 डिस्काउंट दे दिया, तो 950 उसका खरीदने का प्राइस है। लेकिन बाद में अपने को और जीएसटी भी देना पड़ेगा, तो 950 प्लस 47.5 कुल मिला के हो गया 997। इसका बेस्ट एग्जांपल ऐसे होता है जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, तो बिल आता है 28 रुपए का, मतलब टोटल खाना आपने खाया ना, उसको ऐड करोगे तो समथिंग 2800 रुपए का आता है, लेकिन टोटल बिल नीचे लिखा रहता है CGST SGST मिला के 3000 बिल। तो आप सोचते हो ये 200 रुपए एक्स्ट्रा कहां से है? तो कहीं ना कहीं हमको पता है कि जो बिल होता है, फिर कोई भी चीज का टैक्सेबल वैल्यू होता है, उसके ऊपर जीएसटी भी लगता है आज के डेट में। समझा? तो ऐसे टाइप के एग्जांपल्स आएंगे, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। चलो अगला, फेस वैल्यू बोथ शेयर का। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। इसमें 2 कंपनी दिया रहेगा, कंपनी ए कंपनी बी दिया रहेगा आपको, ठीक है। और इसमें डिविडेंड के बेसिस पे आपको जज करना है कि कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है ना, या फिर कौन सी कंपनी ज्यादा रिटर्न दे रही है, रेट ऑफ रिटर्न किस कंपनी का ज्यादा है। तो कंपनी ए है, कंपनी बी है। कंपनी ए ने 16% डिविडेंड दिया है, जिसका मार्केट वैल्यू शेयर का चल रहा है 80 रुपया। कंपनी बी ने 20% डिविडेंड दिया है, मार्केट वैल्यू 120 रुपए का। एक एक करके करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे कि भाई जो पहली बात तो फेस वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो डिविडेंड जहां पे आ गया एग्जाम में याद रखना, डिविडेंड जहीं कहां पे भी दिख गया डिविडेंड, तो वो किससे रिलेट करता है? फेस वैल्यू से। याद रखना, डिविडेंड इज नथिंग बट योर डिपेंडिंग अपॉन द फेस वैल्यू। तो आपको फेस वैल्यू पता होना चाहिए, तब जाके आप डिविडेंड निकाल पाओगे। तो फेस वैल्यू नहीं भी दिया हुआ है तो आप मान लो x रुपीज। तो आपने मान लिया कि जो दोनों कंपनी है उसका फेस वैल्यू x रुपीज है। तो कंपनी ए का अगर मुझे डिविडेंड निकालना है तो वो क्या होता है? रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई द फेस वैल्यू। तो रेट ऑफ डिविडेंड है 16%, फेस वैल्यू मुझे पता नहीं है x है, तो 16/100 इंटू x यानी 0.16x आ गया। 0.16x मैंने निकाल दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब इस कंपनी रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रही है? तो रेट ऑफ रिटर्न का अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया कि टोटल डिविडेंड को कितना पैसा इन्वेस्ट किया है मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। टोटल डिविडेंड है आपका 0.16x। कितना पैसा इन्वेस्ट किया है आपने? ठीक है, मार्केट वैल्यू एक शेयर का कितना दिया? 80 रुपए। तो 80 रुपए इन्वेस्ट किया ना एक शेयर के पीछे, तो 80 रुपया मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो समथिंग आ जाएगा x/5, क्योंकि x का वैल्यू तो पता नहीं है ना अभी तक, तो x/5% आ गया। इसको ऐसे छोड़ दो, एज इट इज छोड़ दिया। कंपनी बी की तरफ जाओ। कंपनी बी क्या बोलती है कि भाई डिविडेंड जो है रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, तो यहां पे भी रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 20% है। तो 20/100 मल्टीप्लाई बाय x, तो ये हो जाएगा 0.2x, क्योंकि इसका भी x का वैल्यू पता नहीं है, यानी फेस वैल्यू पता नहीं है। अब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसका भी निकालूंगा अगर मैं, तो टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा। तो इस केस में टोटल डिविडेंड कितना है मेरे पास? 0.2x है, डिवाइड बाय सम इन्वेस्टमेंट कितना है भाई? एक शेयर का 120 रुपए। तो यहां पे 120 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 100 किया और कैलकुलेट करके आ गया x/6%। तो अगर आप देखोगे ये है x/5%, ये है x/6%। क्या लगता है कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट दे रही है? तो अगर आप देखोगे कंपनी ए दे रहा है x/5, कंपनी बी दे रहा है x/6, तो कौन सी कंपनी ज्यादा रिटर्न दे रही है? तो इससे कैसे पता चलेगा? ये x के नीचे 5 है, तो लेट से x के जगह पे अगर आप 20 ले लो या फिर 30 ले लो एग्जांपल के तौर पे, x के जगह पे आप 30 ले लोगे, तो 30 डिवाइड बाय 5 आ गया 6, ठीक है।
और यहां पे भी एक्स का 30 ले लोगे तो 30 डिवाइड बाय 6 होता है 5। तो इसका आंसर 6 आ रहा है, उसका आंसर 5 आ रहा है। बड़ा कौन है? ये वाला, यानी कंपनी ए बड़ा है। तो कंपनी ए बड़ा है, इसका मतलब कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल देन कंपनी बी। लिख दो यहां पे, कंपनी ए गिव्स मोर रिटर्न देन कंपनी बी। ठीक है, प्रॉफिटेबल इन द सेंस गिव्स मोर रिटर्न, नॉट प्रॉफिटेबल। दैट द मेन क्वेश्चन हियर इज कि विच कंपनी गिव्स मोर रिटर्न। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द कंपनी ए विल गिव मोर रिटर्न देन कंपनी बी एज कंपेयर टू। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये भी एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया, समझा दिया। एक और क्वेश्चन है, देखो अब देखो कितने सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया इतने कम समय में। 50 शेयर, फेस वैल्यू 10 रुपया है, परचेज किया हुआ है, मार्केट वैल्यू 25 रुपया है, कंपनी डिक्लेयर 30% डिविडेंड। ये भी डिविडेंड वाला ही है क्वेश्चन, कर लोगे आप लोग, बहुत इजी है। देखो नंबर ऑफ शेयर 50 है, लिख लिया लिख लिया लिख लिया। सम इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा भरा है, तो भाई एक शेयर का प्राइस है कितने का, यह है ना, मार्केट वैल्यू 25 रुपए का, कितने शेयर है 50, आ गया ये आपका टोटल सम इन्वेस्टेड। उसके बाद डिविडेंड रिसीव कितना हुआ, तो वो होता है आपका डिविडेंड रेट और मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। तो डिविडेंड कितना आ रहा है, 30% आ रहा है, और फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है उसका, देखो यहाँ पे 10 रुपया, मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 3 रुपीज पर शेयर। मतलब फेस वैल्यू जो है माफ करना, डिविडेंड जो रिसीव हो रहा है वो पर शेयर का 3 रुपया है। अब टोटल डिविडेंड निकाल लो उससे, कितने शेयर है 50, 50 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 150 रुपया डिविडेंड मिला होगा। आपको निकालना क्या है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय सम इन्वेस्टेड इनटू 100 कर दो, कैलकुलेट किया, आ गया 12%। तो ऐसे एग्जांपल पहले भी सॉल्व किया हुआ है, इसको आप देख सकते हो। तीन चीज पूछा, 3 मार्क्स के लिए पूछता है, सम इन्वेस्टेड, डिविडेंड रिसीव और रेट ऑफ रिटर्न। तीनों चीज हमने निकाल दिया विद इन 2 सेकंड के अंदर। वैसे तो सॉल्व किया हुआ है तो ईजी पड़ रहा है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके लो। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने मिल सकते हैं इस फाइनेंशियल प्लानिंग वाले चैप्टर में से। ठीक है, चलो अब चलते हैं 5वें चैप्टर की तरफ। चौथे चैप्टर का 2 मार्क्स 3 मार्क्स दोनों ही बता दिया मैंने बहुत सिंपल तरीके से विद इन 15 मिनट्स। अब अगले 10-12 मिनट के अंदर प्रोबेबिलिटी का बता दूंगा, फिर उसके अगले 10-12 मिनट के अंदर आपको स्टैटिस्टिक्स का भी बता दूंगा। ध्यान देना, क्या बोल रहा है कि एक बॉक्स है जिसमें 5 रेड पेन है, 8 ब्लू पेन है और 3 ग्रीन पेन है। ठीक है, ऋतुजा ने एक रैंडमली एक पेन को पिक किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पेन को पिक किया गया वो ब्लू आएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि भाई मुझे पता नहीं है कि भाई क्या है, तो मैं मान लूंगा कि लेट एस बी द सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस में कितना चीज दिया है, 5 रेड 8 ब्लू 3 ग्रीन, तो लिख दो 5 रेड पेन है, 8 ब्लू पेन है और 3 ग्रीन पेन है, लिख दिया। तो कुल मिला के 5 8 13 प्लस 3 16, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ गया 16। अब मुझे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पेन पिक्ड इज ब्लू, तो मैं मान लूंगा कि ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द पेन दैट इज ब्लू इन कलर। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब मुझे बताओ कि क्या संभावना होगी ब्लू आने की, तो यहां पे 5 रेड है, 8 ब्लू है, 3 ग्रीन है, तो ब्लू कितने हैं 8 है, तो 8 ही आने की संभावना है, उससे ज्यादा तो आएगा नहीं, जितने पेन रहेंगे उतना ही आ सकता है। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ ए जो रहेगा सैंपल स्पेस क्या आएगा उसका 8 ब्लू पेन, यानी नंबर ऑफ ए इज नथिंग बट 8। और इसका प्रोबेबिलिटी मुझे निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए मेरा 8 है, नंबर ऑफ एस 16 है, 8 डिवाइड बाय 16 यानी 1/2। दिस इज द आंसर। कितना इजी है बोलो, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है ये क्वेश्चन, एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023-24 में। देखो आपके सामने करेक्ट है। ऐसे और भी क्वेश्चन है, यहां पे देखो क्या बोल रहा है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड 52 कार्ड, यानी एक पेटी पैक कार्ड है मेरे पास, पत्ते खुलते हैं पत्ते, 52 कार्ड्स होते हैं उसके अंदर। प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है यानी निकाला जा रहा है वो एक फेस कार्ड है। तो पहले तो ये समझो कि फेस कार्ड क्या होता है। देखो जो पत्ते होते हैं उसमें क्या होता है, इक्का होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर्स होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक होता है गुलाम, एक होती है रानी और एक होता है राजा। ठीक है ना, उसके बाद इक्का आता है। तो आप देखोगे तो सिर्फ 3 ही ऐसे कार्ड होते हैं, 3 टाइप के ऐसे कार्ड होते हैं जिसके ऊपर फेस बना होता है, इमेज बना होता है, रानी का इमेज, राजा का इमेज या फिर गुलाम का इमेज, तो उसको फेस कार्ड कहते हैं। और आपको पता है कि हर टाइप के 4 कार्ड होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पहले तो सैंपल स्पेस 52 कार्ड लिख देंगे, नंबर ऑफ एस आएगा 52। अब मान लो कि ए ऐसा इवेंट है जो फेस कार्ड देता है। ठीक है, तो ए का सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 3 ये 4 4 4, टोटल 4 होते हैं ना सबके। अगर देखोगे नंबर्स के हिसाब से एक के भी 4 होते हैं, 2 नंबर भी 4 होते हैं, 3 नंबर भी 4 होते हैं, सबके 4 कार्ड होते हैं। इसीलिए कुल मिला के टोटल 13 कार्ड होते हैं और वो 4 के से मल्टीप्लाई होकर 52 कार्ड बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइप के कार्ड है, तो 3 4 12 यानी कि 12 ऐसे कार्ड होंगे। तो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 12/52 आ गया, 3/13 इज द आंसर। कितना इजी है देखो। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए डेफिनेटली पूछा जा सकता है, फिर से जरूर से चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर 2 कॉइन को साथ में उछाला हमने तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा बताना है, हेड ऑन बोथ द कॉइन्स। ठीक है ना, दोनों कॉइन पे हेड आना चाहिए, ऐसा प्रोबेबिलिटी निकालना है। पहले तो सैंपल स्पेस लिखेंगे, 2 कॉइन जब उछलता है हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल आएगा, 4 आएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4। इवेंट ए को मान लेते हैं कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ द हेड ऑन द कॉइन। ठीक है, तो एक ही आएगा इसमें से, दोनों पे हेड कौन सा है, यही वाला है, तो लिख दिया हेड हेड, नंबर ऑफ ए आपका 1 आ गया। प्रोबेबिलिटी निकालो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, 1/4 इज द आंसर। कितना इजी है बताओ।
सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि 3 कॉइन उड़ते हैं, 3 कॉइन उड़ाया तो हमें निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, हेड नहीं आना चाहिए। तो पहले 3 कॉइन उड़ेंगे तो 8 टाइप के सैंपल स्पेस आते हैं, हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल टेल हेड और टेल हेड टेल और टेल टेल टेल। ये याद रख लो यार, कंफ्यूज नहीं होना है। 8 होते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 आ जाएगा व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब बोल रहा क्या है कि एक इवेंट है जिसमें आपका प्रोबेबिलिटी निकालना है कि कोई हेड नहीं आना चाहिए। तो मैं मान लूंगा कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड। तो इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जिसमें हेड नहीं आता है? सिर्फ एक ही है, टेल टेल टेल, जिसमें हेड नहीं है, बाकी सब में हेड है। तो ये आ जाएगा टेल टेल टेल। लिख दिया टेल टेल टेल। कितना है? एक ही नंबर है, यानी नंबर ऑफ ए इज 1। प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, यानी 1/8। खत्म, मिल गया 2 मार्क्स। तो आप देख सकते हो कितना ईजी है यार, और कितने कम समय में मैं आपको चीजें प्रोवाइड कर दे रहा हूं, ताकि आप एक बार वीडियो देख ले, फिर अपने नोटबुक में एक एक करके ये सारे क्वेश्चंस को वीडियो को बीच बीच में पॉज करते करते सॉल्व करते करते करें। और एक बार इंसान सॉल्व कर लेगा ना, दिमाग में फिट हो जाता है। सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको मैं बताता हूं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? 3 मार्क्स से क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के कैसे आएंगे? 3 कॉइन टॉस हो रहे, ये भी सेम वैसे ही है, लेकिन यहां पे 2 चीज पूछ लिया। 3 कॉइन टॉस हो रहे हैं, इसमें इवेंट ए और इवेंट बी दोनों पूछ लिया। तो इवेंट ए है कि कोई हेड नहीं आना चाहिए, और इवेंट बी ऐसा है कि एटलीस्ट 2 हेड आना चाहिए। तो पहले तो आप सेम लिखोगे, ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 आ गया। इवेंट ए बोलता है नो हेड आना चाहिए, कोई भी हेड नहीं होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ आएगा टेल टेल टेल, लिख दिया, आ गया। प्रोबेबिलिटी 1/8, सेम पिछले वाला ये आ गया। लेकिन इवेंट बी बोल रहा है कि एटलीस्ट 2 हेड आना चाहिए, यानी कम से कम 2 हेड। तो ये कंफ्यूज बच्चों को होता है कि कम से कम 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या है कि भाई मिनिमम 2 हेड तो होना चाहिए। तो क्या उससे कम चलेगा? नहीं, मिनिमम होना चाहिए 2, लेकिन 2 से ज्यादा चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो जहां पे भी 2 हेड या फिर 2 से ज्यादा हेड दिख रहे हैं वो लिख दो। यहां पे ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, इसके अलावा ये लिख सकते हो। टोटल कितने हो गए? 4 लिख दिया, 4 लिख दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो, नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, यानी 4 डिवाइड बाय 8, यानी 4/8, यानी 1/2 आ गया आंसर। खत्म। तो देखो 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। कितना इजी होता है प्रोबेबिलिटी, तो यार फुकट का मार्क्स देके जाता है आप लोग, समझ रहे हो बात को? चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 डिजिट नंबर को बनाना है बाय यूजिंग दिस डिजिट्स। तो 2 3 5 7 ऐसे 9 करके 5 अलग अलग नंबर दिए विदाउट रिपीटिशन। एग्जाम में क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में अगर लिखा है विदाउट, तो यहां पे कोई भी चीज रिपीट नहीं कर सकते, यानी 2 2 22 3 3 33 नहीं ले सकते। विथ रिपीटेशन दिया है तो आप 2 2 22 ले सकते हो, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में विदाउट बोला है, यानी कि हम सेम नंबर को 2 बार नहीं लिख सकते। तो हमारा नंबर्स क्या बनेगा 2 डिजिट का? 2 3 23, 2 5 25, 2 7 27, 2 9 29। उसी प्रकार 3 2 32, 3 5 35, 3 7 37, 3 9 39। तो इस प्रकार के मैंने सारे नंबर को बना के लिख दिया। 2 डिजिट के नंबर जितने बन सकते हैं उतना बना के लिख दिया। कितने बने? टोटल 20 बने, लिख दिया। अब पहला इवेंट क्या बोलता है कि द नंबर फॉर्म इज एन ऑड नंबर। तो इसमें से जितने ऑड नंबर है उसको इवेंट ए में लिख दो, ए लिख दिया, और जितने ऑड नंबर है सारा काउंट करके लिख दिया। कितने आ रहे? 16 आ रहे। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लो, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस कर लो, कर दिया डिवाइड, आ गया आंसर। इवेंट बी जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है कि द नंबर फॉर्म इज ए मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि जो नंबर आया है वो 5 का मल्टीपल है। तो इसमें से जितने भी 5 के मल्टीपल है, जैसे 25 35 और क्या है 75 और क्या है 95, लिख दो, लिख दिया चारों। नंबर ऑफ बी 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, यानी 4/20, 1/5 विल बी द आंसर। कितना इजी है बताओ? तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं यार, समझ रहे हो बात को? आपका जो मैथ्स 1 है अलजेब्रा है, इसमें 40 में से 40 मार्क्स निकालना बहुत ईजी है, लेकिन उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी और मेहनत करना पड़ेगा। बाकी जितनी चीजें हैं बस हमारे वीडियोस देख लो, 1.5 की स्पीड लगाओ, 2x की स्पीड लगाओ। अभी तो यार लाइव रिवीजन भी शुरू हो जाएगा कुछ टाइम में, तो वो भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है? तो ये चीज समझो जो मैं आपको अभी बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर है? ओके है बच्चा? चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 1 कॉइन एंड 1 डाई, यहां पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसको मैं आईएमपी मार्क करूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा विचित्र चीजें होती है। विचित्र इन द सेंस इजी है, लेकिन विचित्र ये है कि एक बार आपको एक कॉइन उछालना है और एक बार आपको जो डाई होता है लूडो की, यानी जो डाइज होती है, उसको एक बार करना है। तो क्या आएगा? एक कॉइन में या तो हेड आएगा और दूसरे में या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। तो हेड के साथ कॉम्बिनेशन क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 भी आ सकता है। उसी प्रकार टेल के साथ कॉम्बिनेशन में 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो आपने लिख दिया 1 हेड 2 हेड 3 हेड 4 हेड, ऐसा लिख के टेल के साथ भी लिख दिया। तो कुल मिला के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 12 कॉम्बिनेशन बनेंगे। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया 12। ओके, अब इवेंट ए मेरा क्या बोलता है कि भाई टू गेट ए हेड एंड ए प्राइम नंबर, यानी कि हेड आना चाहिए और प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या? विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली, ठीक है? देयर इज नो फैक्टर्स, तो इटसेल्फ। और कभी भी प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 इज द प्राइम नंबर, 3 इज द प्राइम नंबर एंड 5 इज द प्राइम नंबर, और हेड आना चाहिए साथ में। क्या बोल रहा है? हेड और प्राइम नंबर दोनों आना चाहिए। तो 2h लिखो, 3h लिखो और 5h लिखो, लिख दिया। 2h 3h 5, कितने नंबर है टोटल? 3। तो लिख दिया नंबर ऑफ ए मेरा 3 आ गया। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस कर दूंगा, तो आ गया 3/12, दैट इज नथिंग बट 1/4। क्लियर? ओके है? चलो अब इवेंट बी मेरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि टू गेट ए टेल एंड ऑड नंबर। टेल आना चाहिए, मतलब नीचे वाला ये टेल और ऑड नंबर होना चाहिए, तो मतलब 1 3 और 5 ऑड नंबर है, तो 1 टेल 3 टेल और 5 टेल आ गया।
कितने हैं टोटल, 3 है, तो नंबर ऑफ बी आ गया 3, डिवाइड कर लो प्रोबेबिलिटी में, नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस यानी 3/12 यानी 1/4 इज द आंसर। तो आप देख सकते हो दोनों के ही आंसर 1/4 आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है, देख पा रहे हो कि नहीं बच्चा, कितना इजी क्वेश्चन है। तो ऐसे एग्जांपल्स को नोटबुक उठाओ, प्रैक्टिस करो और कमेंट में एक बार लिख दो, अब की बार तो 90 पार विद जेआर ट्यूटोरियल्स, है कि नहीं बच्चा, भर दो, स्पैम कर दो हर जगह जाके। ठीक है बच्चा, ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं और भी क्वेश्चंस के तरफ चलते हैं। ठीक है, अब आ जाता है छठा चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। अब ये चैप्टर देखो, तो इसमें जनरल तौर पे बड़े बड़े क्वेश्चंस ही आते हैं, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, या फिर हॉट्स में से पूछे गए तो पूछे गए। तो जैसे एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है, चांसेस कम होता है लेकिन फिर भी आ सकता है क्योंकि आया है, ये क्वेश्चन आया है। क्या बोल रहा है, फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको क्या दे दिया है ना, मोड निकालना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया उन्होंने, क्या बोल रहा है कि मोड के लिए ना सारी चीजें लिख के दे दी, यानी आपका एल का वैल्यू दे दिया, एच का वैल्यू, F1 F0 F2, ये सारा वैल्यू उन्होंने दे दिया, बस आपको बोला कैलकुलेट करो मोड। तो आपको मीन मीडियन मोड ये 3 को तो अच्छी तरीके से कर लेना है इस चैप्टर के अंदर, सेंट्रल टेंडेंसी कर लेना है आप लोग का, हिस्टोग्राम कर लेना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर लेना है। ये चैप्टर इतना इजी है, बस थोड़ा लेंथी है, बड़ा लगता है लोगों को, इसके लिए लोग स्किप करके जाते हैं, लेकिन स्किप नहीं करना, आपको मार्क्स देके जाएगा चैप्टर। और अगर आपको डिटेल में स्टडी करना है तो हमने इस चैप्टर को पूरा प्रॉपर डिटेल में पढ़ा रखा है, बस सर्च करो यूट्यूब पे जाके, क्या सर्च करोगे, 10th स्टैंडर्ड चैप्टर 6 स्टैटिस्टिक्स, 10th मैथ्स 1 चैप्टर 6 स्टैटिस्टिक्स बाय जेआर ट्यूटोरियल, आपको हमारे वीडियोस मिलेंगे। इसके प्रॉब्लम सेट भी कराया हुआ है हमने, तो जाके एक बार चेकआउट तो करो, आपको कितना सुंदर लगेगा ना वो वीडियो, इतना मजा आएगा देखने में। भले ही 1 साल पुराना वीडियो है लेकिन बहुत मजेदार वीडियो है, और इतना कंसेप्चुअल तौर पे पढ़ाता हूं ना, आपको पता ही होगा मेरे बारे में। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ये सारी चीज दी है, तो मोड निकालना है। तो याद रखना मोड के लिए फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय होल मल्टीप्लाई बाय H। तो सारे वैल्यू को इसमें डाल देना है एक एक करके और कैलकुलेट कर देना है, आगे आपका आंसर। तो 2 मार्क्स का सिंपल सा कैलकुलेशन करने का आया है, मैंने आपका फॉर्मूला याद रखना। तो ये फॉर्मूला याद रखना, उसमें सारे वैल्यूज जो दिए हुए हैं वो डाल दो और कैलकुलेशन कर लो। आ गया 72 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यानी कि आपको ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया था और आपको बस बोला है कि सॉरी, ये आपको एक टेबल दिया है और आपको इसके हेल्प से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, सिर्फ टेबल बनाना है, कुछ सॉल्व नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लास दिया हुआ है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया है कि नॉर्मल मेथड में अगर ये CF दिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये CF दिया है मतलब क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है, वो भी लेस देन का टाइप दिया हुआ है। आपको पता है ना, लेस देन टाइप और ग्रेटर देन टाइप, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो लेस देन टाइप दिया हुआ है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, पहला जो है वो आपका क्लास का कॉलम आ जाएगा। तो क्लास लिख दिया आपने, 0 से 10 है, 10 से 20 है, सेम कॉपी पेस्ट करके इस तरफ लिख दिया। उसके बाद हमेशा याद रखना कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो दी होती है वो लास्ट में आती है और उसके बीच में आ जाती है फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका जो है वो लिख दो, CF जो है वो भी लेस देन टाइप है। तो पहला है 6, 18, 28, 30, लिख दिया 6, 18, 28, 30। अब बच जाता है बीच का कॉलम जो कि है फ्रीक्वेंसी F का। तो उसको कैसे लिखा जाता है, हमेशा याद रखना कि पहला वाला जो है उसको सेम टू सेम लिख दो और दूसरे वाले के लिए आपको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। हमेशा याद रखना दूसरे वाले को इसके पहले वाले से ऐड करना है। तो 6 + 12 इज नथिंग बट ये 18 आ रहा है, करेक्ट है, समझ में आ रहा है, 6 + 12 18 आ रहा है ना। तो सिंपली क्या करना है आप लोगों को, बस माइनस करते जाना है, यानी 18 - 6 कर देना है 12, 28 - 18 कर देना है 10, 30 - 2 कर देना है 2, बस और कुछ नहीं। टोटल n निकल जाएगा, आपका फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा 30। ठीक है, कभी कभी आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी दिया होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होता है। तो उस केस में क्या करना होता है, ये फ्रीक्वेंसी लिख दिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए ये वाला सेम यहां लिख देना। ठीक है, और इसको इससे प्लस करते जाना। तो 6 + 12 18 आ जाएगा, फिर 18 + 10 28 आ जाएगा, 28 + 2 30 आ जाएगा। तो याद रखना कि कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो पहले फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा। और अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है तो पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लोगे और फिर ऊपर बाद में वाले को पहले वाले से माइनस कर करके उसका लिख देने का, आ जाएगा आपका आंसर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। समझ में आया, ओके है, कमेंट कर देना। अच्छा, और एक रिक्वेस्ट ये है बच्चा, प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करो, जितना हो सके आप अपने दोस्तों को इंपॉर्टेंस समझाओ इस रिकॉर्डेड वीडियोस का। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता, दे डोंट इवन रियलाइज that what is the capability of a recorded videos. They can watch the videos at their speed 1.5 2x स्पीड देख सकते हैं, जब मर्जी, 12 बजे खोलना है, 1 बजे खोलना है, सुबह खोलना है, स्कूल गए हो उसके बाद आके टाइम मिल रहा है देखने का तो आप खोल के देख सकते हो, और वो भी वही टॉपिक देख सकते हो जो आपको पढ़ना है सर्च करके। तो आपके हाथ में कंट्रोल है, ना कि किसी और के हाथ में, ये चीज समझो आप लोग, है कि नहीं बच्चा। तो चलो, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी वाला भी टॉपिक। और कौन सा है भाई इसमें, हाँ एक क्वेश्चन है जो मीन का है, डायरेक्ट मेथड करा रहा हूं, ऐसे स्टेप डेविएशन वाला कर लेना। चांसेस इस बार स्टेप डेविएशन का मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी एक डायरेक्ट मेथड वाला मैं करा रहा हूं, क्योंकि अभी मैं जब रिवीजन लेकर आऊंगा लाइव वाला तो उसमें मैं करा दूंगा बाकी की चीजें। पहले इसको देख लो, मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से। आपको ये टेबल दिया रहता है, टाइम दिया हुआ है, लिख दो आप, क्लास आ जाएगा पहले आपका। ठीक है ना, आपको पता है ना डायरेक्ट मीन कैसे निकालते हैं, क्लास, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी और आपका FI XI।
तो क्लास लिख दिया आपने 0 से 2, 2 से 4, जो भी है लिख दिया। अब आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी होता है वो थर्ड कॉलम में आ जाएगा, वो आपने सेम लिख दिया, FI जो होता है। लेकिन क्लास मार्क जो है वो आपको लिखना होता है। तो क्लास मार्क क्या होता है, टेकिंग द एवरेज ऑफ दिस टू। तो 0 + 2 डिवाइड बाय 2 यानी 2 डिवाइड बाय 2 इज 1। फिर 2 + 4 6 डिवाइड बाय 2 यानी 3 आ गया। 4 + 6 10 10 डिवाइड बाय 2 यानी 5 आ गया। 6 + 8 14 डिवाइड बाय 2 7 आ गया। 8 + 10 18 डिवाइड बाय 2 9 आ गया। तो इस प्रकार से क्लास मार्क आपको पता ही है ना निकलता है। कभी कभी ना 1 मार्क्स के लिए 1 सेंटेंस जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन नंबर 1A B होता है ना, उसमें आ जाता है कि फाइंड द क्लास मार्क। तो उसमें आपको क्लास दिया रहेगा और आपको क्लास मार्क निकालने बोलेगा। तो बस दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 यानी एवरेज निकालना होता है इन शॉर्ट। तो आपने लिख दिया XI, ये आपका FI पहले से ही दिया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा FI XI को प्लस कर लो 218 आ गया। उसी प्रकार फ्रीक्वेंसी को प्लस कर लो, टोटल FI आ गया 50 आ गया। अब फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मीन का, x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ FI XI डिवाइड बाय FI। ठीक है, तो समेशन कर लो, यानी इन सभी का प्लस कर लो, 218 इसका 50, तो 218 को 50 से डिवाइड कर लो, आ गया 4.36। तो इस प्रकार से डायरेक्ट मेथड से आप मीन कैलकुलेट कर सकते हो, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। और एक दो क्वेश्चन देख लो, ये आपका सेंट्रल एंगल वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम पाई चार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना क्या बोलता है, पाई डायग्राम को आपको ड्रॉ करना है। कभी कभी आपको पाई डायग्राम दिया होता है और उसके ऊपर सवाल पूछते हैं, और कभी कभी आपको टेबल दिया रहेगा और उसमें आपको पाई डायग्राम बनाने बोला है। इसमें बोल रहा है कि पाई डायग्राम बनाओ। तो ये टेबल दिया है जवार, वीट, शुगर केन, वेजिटेबल। अब जब भी पाई डायग्राम बनाना होता है तो आपको सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि किस एंगल पे वो पाई डायग्राम के अंदर का बनेगा वो कैसे पता चलेगा, बाय सेंट्रल एंगल। और सेंट्रल एंगल हमेशा याद रखना वो होता है आपका, दैट इज नथिंग बट कि जो भी, जैसे यहां पे एरिया दिया हुआ है हेक्टर्स में, तो ये 40 है, टोटल कर लो, ये टोटल कितना एरिया है, 40 + 60 100 150 और 180 है, तो लिख दिया 180। तो यानी कि 40 डिवाइड बाय, मतलब जो भी है, डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, बिकॉज नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 360, बिकॉज वी हैव टू मेक एन एंगल एंड वी नो दैट पाई डायग्राम, पाई चार्ट सर्कुलर होता है और सर्कुलर में 360 डिग्री का एंगल होता है। तो 40 को 180 से मतलब टोटल से डिवाइड करना है, 40 को टोटल यानी 180 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है 360 से, कैलकुलेशन करोगे 80 आ गया। उसी प्रकार 60 है ना दूसरा वाला, तो 60 को 180 से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई बाय 360 करोगे, 120 आ गया। तो सारे एंगल्स निकालने हैं, टोटल लिख देना है यहाँ पे, इसका भी टोटल लिख देना है। अब सबसे पहले एक सर्कल बनाओगे, सर्कल बनाए, बीच में पॉइंट दे देना है, कहीं पे भी एक लाइन खींच के सीधा कर लो और वहां से पहला वाला एंगल प्लॉट करो 80 डिग्री। तो 80 डिग्री बन जाएगा, यहाँ पे प्रोटेक्टर ले लेना, 80 डिग्री बन जाएगा। उसके बाद इसको बेस मानो, प्रोटेक्टर रखो, और अगला क्या है 120 डिग्री का प्लॉट कर लो, तो मान लो 120 यहां बन गया, उस प्रकार से आपका बन जाएगा। तो ये 80 डिग्री क्या है, जवार का है, तो आपने 80 डिग्री लिखा और जवार लिख दिया। ये 120 डिग्री किसका है, वीट का है, तो 120 डिग्री बनाया, ये वीट लिख दिया। तो इस प्रकार से आपको डिग्री और उसका जो भी वैल्यू है, जो भी कंटेंट है, कंस्टिट्यूएंट है, उसको आपको लिख देना है, और इस तरीके से आपका पाई चार्ट, पाई डायग्राम बन जाएगा। बहुत ईजी होता है, बस प्रैक्टिस चाहिए आपको एक दो एग्जांपल का, और कुछ नहीं। समझा, क्लियर है। अब की बार 90 पार विथ JR ट्यूटोरियल। चलो फाइनली एक आखिरी क्वेश्चन है, जो कि है हिस्टोग्राम के ऊपर। डायग्राम दिया रहेगा, माफ करना, अपना टेबल दिया रहेगा और आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला रहेगा। तो सबसे पहले आपको पता ही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेना है, क्रिंक बना लेना है, बहुत जरूरी है क्रिंक बनाना। उसके बाद जैसे ये इजी वाला दिया रहेगा, तो 60 to 80 दिया है आपको, तो 60 to 80, फिर 80 to 100 कंटिन्यूअस है, 100 to 120, 120 से 140, 140 से 160, ये दिया हुआ है आपको। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कितने हैं यहाँ पे, 14 20, तो उसके हिसाब से आप ये कर लो कि मैंने 4 का गैप रखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन वाई एक्सिस। तो पहला कितना है 14, तो 14, 12 और 16 के बीच में 14 आ गया, एक बन गया। बस जैसे बचपन में ग्राफ बनाते थे वैसे बनाना है, खत्म कहानी, हिस्टोग्राम आपको मिल जाएगा। तो हिस्टोग्राम के चांसेस अभी पहले के लेवल में कम हो गए, लेकिन फिर भी आ सकते हैं। और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का भी है, मैंने नहीं लिया है आज, लेकिन फिर भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का चौथा, पांचवा एंड छठा चैप्टर के इंपॉर्टेंट 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस जो मैंने करा दिए हैं। होपफुली इनमें से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सिमिलर टाइप के देखने मिल जाएंगे, या फिर एकदम एग्जैक्ट देखने मिल जाएंगे। तो इन सभी एग्जांपल्स को एक बार जरूर से अपने एंड से मेहनत करके प्रैक्टिस कर लेना है। और ट्रस्ट मी, जो मैं बोल रहा हूं ना आपकी बार 90 पार, ये मजाक में नहीं बोल रहा हूं, ये सीरियसली बोल रहा हूं। जो बच्चा 60-70% लाके भी सोचता था ना कि ठीक है बस हो गया, वो भी बच्चा सोचेगा और 90% लाने का सोचेगा, और क्या ही पता 90% आ ही जाए। और अगर 90% नहीं आएंगे तो आसपास तो जरूर पहुंचोगे, ये मेरी गारंटी है। तो अब की बार 90 पार कमेंट कर दो विद JR ट्यूटोरियल्स। जरूर से मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है। सारे लेक्चर वीडियोस रिकॉर्डेड अवेलेबल है, चाहे वो चैप्टर्स के हो, सिलेबस के हो, वन शॉट वीडियोस हो हर एक चैप्टर्स के, चाहे वो रिवीजन वीडियो हो, उड़ान बैच के पहले वाले वीडियोस हो, या फिर रिवीजन के वीडियोस हो, एग्जाम के वीडियोस हो, ये सारी चीजें अवेलेबल है। बस स्क्रॉल करो वीडियो सेक्शन में, प्लेलिस्ट में चेक करो, या फिर डायरेक्टली सर्च करो बाय राइटिंग बाय JR ट्यूटोरियल, ऐसा करके सर्च करोगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। आपके राहुल सर, राहुल दादा आहे तुमच्या सोबत, घाबरू नका, मी आहे, ठीक है ना। अभी तो बहुत टाइम है, 1.5-2 महीना अभी भी
पूरा एग्जाम जब तक खत्म नहीं होता तब तक मैं हूं आपके साथ, 2-2.5 महीना लगातार बना रहूंगा आपके साथ, टेंशन बिल्कुल मत लो। तो जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए शुरू करते हैं, यानी खत्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करना है, शेयर करना है और अच्छा अच्छा कमेंट करना है, और वीडियो को जरूर से अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा देना है। पूरे महाराष्ट्र बोर्ड में फैल जाना चाहिए ये वीडियो। और पहली बार आया हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो जल्दी मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।